रहा है। आइए अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे दरमियान पूर्व वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी आदरणीय दिनेश चंद्रा जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आज के इस अवसर पर आप अपने वक्तव्य से नवाजें। आदरणीय दिनेश चंद्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आज हम सभी लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का शिक्षा दर्शन और नई शिक्षा नीति 20 विचार के लिए तामीर फाउंडेशन के बैनर तले यहाँ इकट्ठे हुए। तामीर फाउंडेशन को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो लायक बेटे होते हैं वही अपनी संस्कृति को, सभ्यता को, अपने बुजुर्गों को और अपने लोगों को आगे लेकर के जाते हैं। और तामीर फाउंडेशन ने जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब को याद करके जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, वाकई में वो धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी ने यहाँ कहा था पूर्ववक्ताओं ने कि तमाम बातें होती हैं, राजनीति में होती हैं, बड़े बड़े सेमिनारों में होती हैं, बहुत जगहों पे चर्चा होती है, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की चर्चा नहीं होती है। तो मेरा यही कहना है कि वो क्यों नहीं होती है, उसके पीछे हमको जाना होगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय आफ्ताब अहमद आफाकी साहब ने याद दिलाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में उन्होंने बताया। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो नाम आया, वर्तमान में एक बात 2014 से लेकर के आज तक लगातार मुल्क के तमाम मंचों पर जवाहरलाल नेहरू बड़ी शिद्दत से याद किए जाते हैं। जब भी कभी जब काम खराब होता है, जिसे ये अदबी जहन लोग इसे समझ पा रहे होंगे कि उसका नाम आता है हर नुकसान के पीछे। देश गुलाम था। मैं बहुत छोटी छोटी बातों से मैं आपको अपने से मैं जोड़ना चाहता हूं, बस थोड़ा सा आपको उस पर गौर करना होगा जिन बातों को मैं कह रहा हूं। और मैं उसका डिटेल आदरणीय पांडे साहब मैं पूरा विशद चर्चा में नहीं करूंगा। कहते हैं कि अक्लमंद इशारा काफ़ी। मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूं कि मैं एक बार मैं बात में जब शुरू करूंगा तो 2.5 घंटे तक मैं उसे कहता रहूंगा। आज़ाद भारत में 2 शख्स कैबिनेट में मंत्री बनाए गए। आज अगर ऐसी बारी होती तो उनको जगह नहीं मिलती। एक का नाम था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और दूसरे का नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज की तारीख में अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं याद करते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को भी याद करने का कोई हक आपको नहीं है। जो हालात उस समय आज़ादी के समय थे, आप यकीन करें, आदरणीय प्रोफेसर सरफराज, डॉक्टर सरफराज आलम साहब हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। इनके डाटाबेस जो बातें आई, इन्होंने कहा कि SC/ST के लोगों का जो परसेंटेज है शिक्षा में, वो मुस्लिमों की अपेक्षा ज्यादा है। जबकि आदरणीय पांडे साहब इस बात के गवाह हैं कि SC/ST को सूचीबद्ध जब किया गया इस आजाद मुल्क से पहले,
जो SC ST के लोगों के जो हालात थे, हिंदू धर्म की धर्म व्यवस्थाओं के अनुरूप जो वर्ण व्यवस्था थी, उसमें जो शूद्रों की श्रेणी में आने वाले अनुसूचित जाति के लोग थे, उनको शिक्षा का तो मायने मतलब पता ही नहीं था। उनकी परछाई से भी जो है क्या कहते हैं, लोगों को गंगा स्नान करना पड़ता था। डॉक्टर अंबेडकर जब उस परिवेश में आते हैं, जब शिक्षा का महत्व वो समझाते हैं अपने लोगों को और बताते हैं, कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उसका मायने मतलब उसकी कौम के लोगों ने समझा, और आज यही एक वजह यह है कि आज वो लोगों के लिए रोल मॉडल भी आप कह सकते हैं, और वर्तमान व्यवस्था के लिए सिरदर्द भी कह सकते हैं आप। क्यों पढ़ा? क्यों सवाल पूछता है? क्यों अपनी बदहाली का तोहमत हमारे माथे मढ़ता है? जहां तक डॉक्टर अंबेडकर का सवाल था, उन्होंने तमाम संवैधानिक प्रावधान उन्होंने संविधान में किया। आपको जो है हक दिया, अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, आपको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, रहने का अधिकार दिया, आपको इस देश का नागरिक बनने का अधिकार दिया। और नेहरू की सोच थी कि जो लोग शिक्षा से वंचित थे और उसके जो काबिल नेता थे, उनको उन्होंने इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया कैबिनेट में, और उन्होंने उनको इस काम को सौंपा कि जो कौम शिक्षा से वंचित रह गई है उसके लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। और आज उसी मौलाना अबुल कलाम आजाद के लोग कह रहे हैं कि हम शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, तो किसको हम दोष दें? उस व्यवस्था को दोष दें, या उनको कहें, या उस कौम को मैं कहूं जिसने उनको मौलाना अबुल कलाम आजाद को कभी उन्होंने जो है अपना आदर्श माना या नहीं माना। सभी लोग जानते हैं कि पढ़ाई की व्यवस्था अलग अलग धर्मों में, अलग अलग मजहबों में अलग अलग ढंग से अलग अलग होती है, लेकिन बच्चा जब भी पैदा होता है उसकी पहली शिक्षा, उसकी पहली पाठशाला उसका परिवार होता है। और अगर उसके परिवार के लोग जो है अगर वो MA PhD नहीं है, अगर वो समझदार नहीं है, अगर उन्होंने अपने बच्चों को वो शिक्षाएं नहीं दी, तो वो आगे चल करके वो बच्चा जो है क्या कहते हैं शिक्षा के किसी मुकाम को हासिल नहीं कर सकता है। शिक्षा जो है नागरिक एक देश का अच्छा नागरिक ही नहीं बनाती है, वो एक राष्ट्र का निर्माण भी करती है, और उसकी शुरुआत जो है वो घर के परिवार से शुरू होती है। और ये हमारी आप सबकी एक जवाबदेही है कि हम अपने बच्चे का नाम मदरसे में, प्राइमरी स्कूल में लिखाएंगे कि नहीं लिखाएंगे, लेकिन यहाँ से जा करके हम अपने घर के उन बच्चों को इस बात को जरूर समझाएंगे कि नहीं जो है उसे इस देश उसके कंधे पर हमारा ही भविष्य नहीं है, इस देश का भी भविष्य है, इस कौम का भी भविष्य है, और उस समाज का भविष्य है, और उसके हिसाब से हम उसे तैयार करेंगे, तब ले जा करके उसे मदरसे में देंगे। हम अपने परिवार की जैसी स्थिति बना के रखेंगे, हमारे बीच में वैसा ही बीज जो है वो पैदा होगा, और उस बीज से मिलने वाला जो फल होगा वो वही देगा। कांटा बबूल बोएंगे बबूल होगा, आम बोएंगे आम होगा। तो ये इस फर्क को आपको समझना है, कलाम साहब को नहीं समझना है, क्योंकि आपकी लड़ाई ऐसे लोगों से अब आ पड़ी हुई है जहां दोनों तरह की व्यवस्था है। मैं आपको सीधे तौर पे जो है कथनी और करनी में एक फर्क होता है। सईद साहब सत्ता कुछ कहती है लेकिन व्यवहार में कुछ होता है। हमारे साथ मंच साझा कर रहे दो लोग BHU से आते हैं, था तो समाज का माहौल तो था। एक मुस्लिम जिसकी नियुक्ति संस्कृत पढ़ाने के लिए हुई थी, प्रोफेसर था, संस्कृत का था, क्या हुआ उसका? कैसा माहौल हमने खड़ा कर रखा था? हम ये बात राजनीतिक हो जाएगी, इसलिए मैं उस पर मैं नहीं जाना चाहता। कथनी करनी में फर्क होता है। रोहित वेमुला को आत्महत्या कर लेनी पड़ती है, रोहित वेमुला को सर्च करके देख लीजिएगा कि उसे क्यों आत्महत्या करनी पड़ी।
यूनिवर्सिटी आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन समाज की जो मानसिकता है वो उसे भी कहीं न कहीं जहन में आपको ध्यान में रखना होगा कि उसके हिसाब से हम उसको तैयार रखें। और यही एक ऐसी वजह है शायद जो है हम भय की स्थिति में जिंदा हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छी तालीम दें, कि अपने बच्चे को इस लायक बनाएं कि वो परिवार की परवरिश कर सके। और शायद हमारे ऊपर जो है परवरिश की एक ऐसी जिम्मेवारी थी जिसे हमने अपने बच्चों को जो है रोजी रोटी में लगा रखा, जिसके चलते जो है वो हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। क्योंकि शिक्षा अगर पाएंगे तो हम उनसे सवाल पूछेंगे, जब हम सवाल पूछेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम मार दिए जाएं। यही एक ऐसी वजह थी जिसके चलते जो है क्या कहते हैं अल्पसंख्यकों के, दलितों और पिछड़ों के शिक्षा का जो है क्या कहते हैं उसकी जो फिजा जो तैयार है इस मुल्क में, और जो वातावरण है वो कहा तो कुछ जा रहा है लेकिन किया कुछ जा रहा है। नई शिक्षा नीति के मामले में मैं सिर्फ यही मैं कह सकता हूं कि पहले की जो शिक्षा थी वो 5 दिवसीय टेस्ट मैच जैसी हुआ करती थी, जहां हर एक तरह से जो है लोगों को परख लिया जाता था कि बल्लेबाज और बॉलर जो है ये लायक है कि नहीं है। लेकिन ये नई शिक्षा नीति भारत सरकार की वो ठीक जो है 2020 में जो 20 में लागू हुई 2020 मैच जैसी है। शिक्षा अगर सिक्का उछला तो उसके पक्ष में, और अगर जिसके पक्ष में सिक्का गिरा विजय उसकी होगी। यही शिक्षा नीति का हिसाब है। क्योंकि कहना तो बहुत कुछ है आप लोगों से, ये केवल जो है जो बातें होती हैं वो जरा सा समाज के नब्ज को ध्यान में रख करके की जानी चाहिए। अभी जो हालात अब्दुल कलाम आजाद साहब ने जिन मदरसों की बात कही वो प्राचीन काल में क्या कहते हैं आपका आश्रम पद्धति के भी विद्यालय हुआ करते थे। और अब अब्दुल कलाम आजाद साहब के ज़माने में जो है संस्कृत की भी पाठशालाएं हुआ करती थी। लेकिन जो संस्कृत की शिक्षाओं के जो विद्यालय हैं वो उनकी जो स्थिति है आज उनको कोई नहीं खोदता है। लेकिन आज मदरसे की ईंट को खोद करके देखा जाता है कि यहाँ अल्लाह अकबर की पढ़ाई होती है या जिहाद की पढ़ाई होती है या सही में यहाँ तालीम दी जाती है या नहीं दी जाती है। देखिए वह स्थिति से आपको अवगत कराना हमें बेहद जरूरी लगता है। आप इस बात को जान लें कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आखिर ये चाहते क्या हैं। हर आदमी प्रोग्रेसिव होना चाहता है, हर आदमी विद्वान होना चाहता है, हर आदमी नौकरी नहीं पाना चाहता है, वो अच्छा नागरिक भी होना चाहता है। डेटाबेस के आधार पे आदरणीय प्रोफेसर साहब ने जिस तरह से जो बातें बताई मैं उस आधार पे मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पिछड़ेपन का जो कारण है हमारे परिवार से आता है, हमारे पिछड़ेपन का जो कारण है हमारे समाज से आता है, हमारे पिछड़ेपन का जो कारण है वो वक्त के साथ हमारे न चल पाने के कारण आता है। अगर हम वक्त के साथ अगर हम नहीं चल सकेंगे तो आप ये जान लें कि हम जो है पिछड़ जाएंगे। यहाँ एक हाजी वसीम साहब थे, वो उन्होंने विद्यालय खोले। आप लोगों ने कितने विद्यालय खोले हैं ये मैं नहीं जानता हूँ कि, लेकिन हाजी वसीम साहब ने एक विद्यालय खोल करके एक जेल बंद किया है। शिक्षा वो होती है कि आप जो विद्यालय एक खोलते हैं तो आप एक जेल बंद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम शिक्षा का महत्व, आदरणीय प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि मैं काफ़ी गरीब परिवार से था, मैं यहाँ तक आया, मैंने अपने लोगों को पढ़ाया, मुझे भी आपने चलते फिरते आपने देखा। अगर शिक्षा नहीं होती तो आज मैं आपके सामने में नहीं होता। शिक्षा वो आपको सम्मान देती है, आपके पीढ़ियों को सम्मान देती है, आपकी कौम को सम्मान देती है। जब आप शिक्षित होते हैं तो आप जो है अपनी पीढ़ियों को, अपनी कौम को ऊपर तक लेकर के जाते हैं। सभ्यता संस्कृति का संरक्षण के लिए भी शिक्षा का होना बेहद जरूरी है। और अगर इनका अगर संरक्षण करना है अगर आपको, तो मजबूती के साथ शिक्षा के लिए जो दरवाजे खुले हैं वहां जा करके आपको जो है शिक्षा लेनी पड़ेगी। शिक्षा किसी से भेदभाव नहीं सिखाती है, कोई नफरत नहीं सिखाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज इस मौके पर, इस नई शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत द्रोणाचार्य भी रहेगा और एकलव्य भी रहेगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, नई शिक्षा नीति में जो है क्या कहते हैं
ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि सरकार ने शिक्षा ही महंगी कर दी कि वो आपकी पहुंच से बाहर हो गए। और अभी वर्तमान सरकार ने आदरणीय सरकार की तरफ से एक बड़े जिम्मेवार अफसर हमारे बीच बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने 5000 प्राइमरी स्कूलें बंद कर दिया। जाओ पढ़ो। क्या स्थिति है शिक्षा की वो आप देख सकते हैं। जहां नई शिक्षा नीति बनी वही नई आबकारी नीति भी बनी। नई आबकारी नीति में जो है जहां विद्यालय है उसी के बगल में जो है मैखाने भी। तो सोचना पड़ेगा कि हमारा बच्चा कहां जाएगा। हम सरकार की कौन सी अर्निंग बढ़ाएंगे। सरकार की मंशा के अनुरूप ये सारी चीजें हैं। अब तो हम शिक्षित होंगे कि नहीं होंगे, एक ऐसी स्थिति आ गई कि हमारा बच्चा हुजूर वो इस देश का नागरिक भी होगा कि नहीं होगा। जवाब देते रहिए, पढ़ते रहिए। कथनी और करनी में जो फर्क अंतर आया वो यही है। नहीं तो अन्यथा इस देश में जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको पढ़ करके आदरणीय पांडे साहब लोगों ने पीएचडी और रिसर्च किया। कबीर को पढ़ा। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से डीलिट एफआरसीएस नहीं थी। हमने रैदास को पढ़ा। हमने जो है नानक को पढ़ा। इन अनपढ़ों को पढ़ करके हम यहाँ तक चले आए और मौलाना अबुल कलाम को पढ़ करके हम पीछे जा रहे हैं। यह हमारी जो है नाकामी है। और हम जो है अपने आदर्श में, अपने जीवन में हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सिद्धांतों को, उनकी बातों को अगर अमल में लाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी कौम तरक्की करेगी, देश तरक्की करेगा और हमारा झंडा जो है दुनिया में बुलंद रहेगा। मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब दिनेश चंद्रा जी, आपने बड़े कीमती अल्फाज से हमें नवाजा। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बां की मौत से पहले। तो बड़ी खूबसूरत वक्तव्य से आपने नवाजा। अब इसके बाद